21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी। आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। जो अंदाता है, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। अब इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। कल राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया ना, इसकी गूंज महाराष्ट्र की गली गली में सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ का किसान इसे सुन रहा है जब राहुल गांधी ने यह कहा कि आप सिर्फ आम इंसान के लिए चक्रव्यूह बनाना चाहते हो, मगर यह आम इंसान अभिमन्यु की तरह नीचे नहीं जाएगा, ये अर्जुन है। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं शिव जी की बारात है, वो ऐसी बारात जिसमें हर किसी को स्थान मिलता है। राहुल गांधी का यह भाषण इस वक्त महाराष्ट्र की गली गली में गूंज रहा है दोस्तों। और सबसे दिलचस्प बात, महाराष्ट्र का पारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, माथे पर शिकन, तनाव भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमित शाह ने यह पारा बढ़ाया था जब वो महाराष्ट्र पहुंचे थे और उन्होंने यह कह दिया था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के मुखिया हैं। उसकी चर्चा मैं करूंगा, मगर कुछ चेहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे, कल इन्होंने सड़क के मुद्दे पर पोल खोलकर रख दी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की, एकनाथ शिंदे की, और इन्होंने जो करारा प्रहार किया है उसकी गूंज भी इस वक्त महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। शरद पवार, जिन्हें भ्रष्टाचार का मुखिया बताया था अमित शाह ने, शरद पवार ने अपनी तरफ से एक बहुत ही बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा है, एक तड़ी पार मुझे सबक ना सिखाए। अनिल देशमुख, याद कीजिएगा, इन्होंने मेरे ही मंच पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें खत भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इनको फंसाया जाए। एक के बाद एक बयान जो कि राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, शरद पवार और अनिल देशमुख ने दिए हैं, इसने महाराष्ट्र का जो है चुनावी पारा बढ़ा दिया है। नवंबर तक यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी रहेगी या फिर एमवीए सरकार बनाएगी। एक एक करके वो बयानात जो महाराष्ट्र का चुनावी पारा बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शरद पवार ने अब तक का अमित शाह पर सबसे गंभीर प्रहार किया है, उन्हें तड़ी पार बताकर। दोस्तों ये लिख कर ले लीजिए, यह कहकर शरद पवार ने मुश्किल मोल ली है। अमित शाह को जो उन्होंने तड़ी पार बताया ना दोस्तों, आने वाले दिनों में इसका असर आप एजेंसीज के जरिए देखने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कल आदित्य ठाकरे ने किस तरह से सड़क के मुद्दे पर पूरी सरकार की पोल खोल दी। बीएमसी से लेकर नासिक तक, नासिक से लेकर अटल सेतु तक। देखिए किस तरह से आदित्य ठाकरे पोल खोल रहे हैं। हम 3 मुद्दे अहम उठा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका, पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। 2021-22 के जो काम थे वो स्लो डाउन कर दिए मिंदे सरकार ने। जो 22 में टेंडर्स निकलने वाले थे उनके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को पसंद ही नहीं आया तो वो रद्द कर दिए गए। फिर 23 में 15 जनवरी 2023 को मैंने पत्रकार परिषद ली थी और आप ही के माध्यम से जनता के सामने ये एक मेगा स्कैम एक्सपोज किया था। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है
बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूँ, जवाब आता नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए हैं। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 21-22 के रास्ते पूरे हुए क्या, तो नहीं। 23 के रास्ते पूरे हुए क्या, तो 1 भी किलोमीटर हुआ नहीं होगा शायद। जो नए रास्ते किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं, कंक्रीट के हो, वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। और फिर इन रास्तों की या इस टेंडर की क्या ज़रूरत थी 2024 में, जबकि पिछले 3 साल के टेंडर पूरे हुए ही नहीं है, काम भी पूरे नहीं हुए। अभी जब इतनी भारी संख्या में आप काम निकालते हो किसी भी शहर का, आज अगर हमारे शहर की स्थिति देखें तो हर जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, नए फ्लडिंग स्पॉट्स आए हैं, डिवाइडर्स डैमेज्ड है, रास्तों की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है, और जो केओस दिख रहा है, 15 लगभग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड ऑफिसर जो अपॉइंट करने थे वो अपॉइंट किए ही नहीं है प्रशासन ने। तो फिर इतना केओस जो है आज देख रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक जम रहा है, अनप्लैन्ड रोड्स खोल रहे हैं, जैसे कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड है। तो ये सब तकलीफें हम क्यों झेलें? क्योंकि सिर्फ घटना बाह्य मुख्यमंत्री जो है, जो मिंदे सरकार के हैं, जो गैंग लीडर है, उन्हीं को ये सब पसंद है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने, इसलिए हम झेलें? ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? अगर वैसे ही बात करने जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद को बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट समझती है, हमें बहुत बार पॉडकास्ट में सुनाई देता है, यूट्यूब पर हम देखते हैं कि 2 मिनटों में इतने हमने किलोमीटर बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, चांद तक बनाएंगे। लेकिन चांद तो हमें ज़मीन पर दिख रहा है, क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे चांद के सरफेस पे जैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्तों पे है। मुंबई गोवा हो, मुंबई नासिक हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, 4-4, 5-5 घंटे लोग ट्रैफिक में त्रस्त है, हैरान है। टोल तो भर रहे हैं, लेकिन रास्तों का कहीं पता नहीं है। तो ये क्यों हम झेलें, क्यों हम सहन करें? हमें तो कहा गया था कि जो कोकण में हमारे कोकणवासी जाते हैं, खास करके अभी गणपति बापा के जो फेस्टिवल को, तो हर साल हमें कहा जाता है कि अगले दिसंबर तक ये रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी पिछला दिसंबर भी निकल गया, जुलाई आ गया है, लेकिन रास्ता दिख रहा नहीं। और फिर तीसरी बात रहती है एमएसआरडीसी की। नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड जो है, लगभग 2017 से अभी तक 7 साल हुए, 8 साल हुए, 10 साल से तो इलीगल सीएम के पास ये खाता है। 3 सरकारें बदली है, खुद सीएम है, लेकिन अभी तक ना एक गर्डर लग चुका है, ना कनेक्टर लग चुका है। पैसा तो आ रहा है एमएसआरडीसी में, कॉन्ट्रैक्टर्स को तो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदला गया है। ये भी आज न्यूज़ आई है कि 6788 करोड़ से एस्केलेशन हुआ। ये जो इलीगल सीएम है, उनकी एक खासियत है, भले काम हो ना हो, काम होते तो है ही नहीं, लेकिन एस्केलेशन ज़रूर होता है। 100% एस्केलेशन से भी ज़्यादा होता है। और यही तकलीफ है इस महाराष्ट्र की कि अगर आप देखें तो ना केंद्र सरकार के बजट में हमारे लिए कुछ था, महाराष्ट्र करके सबसे ज़्यादा करदाता होके भी, जीएसटी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होके भी, और ना महाराष्ट्र के बजट में मुंबई के लिए कुछ था। यही हमारी तकलीफ है, यही दर्द है। और मैं आश्वासित करना चाहता हूँ इस राज्य के सारे नागरिकों को कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर में बनेगी, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये सारे रास्तों के कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इंक्वायरी लगाएंगे, जनता के सामने वाली इंक्वायरी लगाएंगे, पारदर्शक इंक्वायरी लगाएंगे, और जो भी दोषी हो उन्हें जेल में बिठाएंगे। आदित्य ने जो बात कही दोस्तों, इसके मायने को समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे उद्धव सेना का भविष्य है। हर गुजरते दिन के साथ जनता के मन में जब वो असमंजस दूर होगा कि असली शिवसेना कौन है, अगर नवंबर के चुनावों में, और एक बहुत बड़ा अगर है, अगर इन चुनावों में एमवीए जीत जाती है, अघाड़ी गठबंधन जीत जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी तेजी से उल्टी गिनती शुरू होने वाली है जिसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के मानचित्र से गायब हो सकते हैं। पहले ही इस वक्त उद्धव ठाकरे को लेकर, शरद पवार को लेकर, कांग्रेस को लेकर जनता में हमदर्दी है। ऊपर से राहुल गांधी सदन के अंदर वो मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी गूंज महाराष्ट्र में सुनाई देती है। उग्र हैं शरद पवार, और उसकी वजह को समझिए, क्योंकि अमित शाह ने लगातार उन पर प्रहार किया था। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि एक तड़ी पार मुझे क्या सबक सिखाएगा।
मैं आपको सुनाने वाला हूं शरद पवार का यह बयान। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, शरद पवार को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से जब वो बोलते हैं तो बहुत साफ तरीके से सुनाई नहीं देगा। उनका जो आप भाषण सुनेंगे वो बहुत स्पष्ट नहीं है, मगर उसका अनुवाद मैं नीचे पेश करते रहूंगा। सुनिए शरद पवार ने क्या कहा। जो आज देश का होने जिसका है, होने जिसका इच्छा नहीं है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं कर, और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये पारा किसने बढ़ाया? ये पारा बढ़ाया था अमित शाह ने। याद कीजिएगा, वो मुंबई आते हैं और उद्धव ठाकरे पर सबसे करारा प्रहार करते हैं, उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया बताकर, यह कहकर कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने कसाब को बिरयानी दी, जो सरासर गलत है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। उज्जवल निकम ने यह थ्योरी फैलाई थी, वो उज्जवल निकम जो बीजेपी की तरफ से मुंबई में चुनाव में उतरे थे और हार गए थे। बाद में उज्जवल निकम ने खुद कहा था कि मैंने ये जो बात कही थी ये बिल्कुल झूठी बात थी। कसाब को किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई थी, मगर एक झूठ फैलाया गया जिसके जरिए कांग्रेस को बदनाम किया गया, उस वक्त की सरकार को बदनाम किया गया, लगातार किया गया, बार बार किया गया। मगर बावजूद इसके देश के गृहमंत्री इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। सवाल यही किया जाएगा, क्यों? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना दोस्तों। चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं। अनिल देशमुख ने इसी मंच पर कहा था कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक आदमी को उनके पास भेजा था, उसके हाथ में खत था और उस खत में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने की बात कही गई थी कि अगर आप एफिडेविट में यह लिख देंगे कि उद्धव ठाकरे ने मुझसे 300 करोड़ की मांग की थी, अगर आप एफिडेविट में लिख देंगे कि आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान का रेप किया और उसके बाद उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, तब आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ऐसा करने से मना कर दिया था अनिल देशमुख ने। नतीजा आप जानते हैं, कम से कम 1 साल तक वो जेल के अंदर थे। इसी मंच पर इस बात का खुलासा किया था उन्होंने। याद है कि भूल गए? सुनिए सबसे पहले उद्धव ठाकरे के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। हाँ, उद्धव ठाकरे साहब के बारे में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने झूठा आरोप करने के लिए, झूठा एफिडेविट करने के लिए ये उसमें लिखा था, टाइप करके 4 मुद्दे ये लिखा था कि आप उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के नाते मुझे एज ए होम मिनिस्टर मुझे उनके बंगला जो है वर्षा बम्बई में वहां बुलाया। मैं वर्षा बंगले में जाने के बाद उद्धव जी ने मुझे बताया कि अनिल जी आप गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, मुंबई कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप मुझे जमा करके दीजिए चुनाव के लिए। ये पहला झूठा आरोप एफिडेविट करके मैंने उद्धव जी के ऊपर देना, ये नंबर 1। देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर अनिल देशमुख कहते हैं कि उनके पास सबूत है। अगर वो सबूत सामने आ जाते हैं जो कि पेन ड्राइव की शक्ल में है, तो यकीनन दोस्तों महाराष्ट्र का जो चुनावी पारा है वो और बढ़ने वाला है। मगर जो दबाव अनिल देशमुख पर बनाया गया था वो आदित्य ठाकरे के संदर्भ में और भी ज्यादा खतरनाक है। सुनिए आदित्य ठाकरे के संदर्भ में क्या दबाव बनाया गया था, सुनते हैं। दूसरा आरोप
दूसरा एफिडेविट, झूठा आरोप मुझे आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे साहब के बेटे हैं उनके ऊपर लगाने के लिए बोला। वो आरोप तो बहुत ही घिनौना था कि उद्धव ठाकरे, आपका सुशांत सिंह का आपका केस मालूम है, सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर, हाँ, उनकी पीए थी दिशा सेलियन, उनकी पीए थी दिशा सेलियन। मुझे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप ये लगाने के लिए कहा कि दिशा सेलियन के ऊपर आदित्य ठाकरे ने रेप किया और रेप करने के बाद में जब दिशा सेलियन चिल्लाने लगी तो उसको बालकनी से ढकेल के उसका मर्डर किया। ये आदित्य ठाकरे की ओर मैंने झूठा आरोप लगाने के लिए, मुझे एफिडेविट करने के लिए। यानी कि स्पष्ट है दोस्तों, हर कीमत पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी सबको खत्म कर दो। और कोशिश की शुरुआत भी हो चुकी है दोस्तों। आज की तारीख में शिवसेना दो फाड़ है। जो लोग वोट देने गए उनके मन में असमंजस था कि उद्धव सेना का क्या चुनावी चिन्ह है, असली शिवसेना कौन सी है। नतीजा आप जानते हैं, उन्हें 9 सीटें आई। एकनाथ शिंदे उनसे 2 सीटें कम थी लोकसभा चुनावों में, मगर जनता में असमंजस था। काफी हद तक भाजपा का जो तजुर्बा है वो कामयाब हो गया, क्योंकि शिवसेना 2 खेमों में बंट गई। हां, एनसीपी के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अजीत पवार का सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले दिनों में अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आरएसएस से लेकर भाजपा की अंदरूनी रिपोर्ट यह कहती है कि हमें जो लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि हमारे साथ अजीत पवार थे। मगर यह बात तो बीजेपी को पता होनी चाहिए ना। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के कितने केसेस थे, याद कीजिएगा। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, अगर हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे एंड पीसेंगे। फिर वही व्यक्ति आपके साथ बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठ गया। महाराष्ट्र की जनता यह देख रही थी। तो अगर आपको महाराष्ट्र की जनता ने इस बात का सबक दिया है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पीछे उसकी एक सोच है, क्योंकि वो देख रहा था कि आप किस कदर अवसरवादी बने हुए थे। वो देख रहा था कि किस तरह से ईडी और जांच एजेंसीज जो हैं, जैसे ही विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए उन पर से दबिश हट गई, उन पर जो तमाम कार्रवाई की जा रही थी वो हट गई। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कम से कम 25 ऐसे चेहरे थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। उनमें से करीब 23 भाजपा में शामिल हो गए, सारे केसेस खत्म हो गए। और इनमें से महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है। महाराष्ट्र का तापमान बढ़ रहा है, मगर भाजपा का तनाव क्यों बढ़ रहा है साथ में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।